एक तो हमने देखा भाजपा की उमा भारती को जो कूद फांद रही थी सदन के अंदर, और जब वीपी सिंह आए तो उनके गले लग गई। वीपी सिंह परेशान हो गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और वो यही चिल्ला रही थी, नो क्रीमी लेयर, नो क्रीमी लेयर। मतलब वो आपे से बाहर हो गई खुशी से कि पिछड़ों को अब आरक्षण मिल जाएगा, उनका अधिकार मिल जाएगा। बीजेपी के 2 सांसदों को रोते हुए देखा। वो दोनों ऊंची जात के थे, हिमाचल से थे, और दोनों रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? अरे कहने हमारा सब कुछ लुट गया। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आया कि इनका क्या लूटा। देखा, अरे अगर 4-6 पिछड़े डीएम एसपी बन जाते हैं तो आपको कौन सी आफत आ गई आपके लिए? अरे कहने आप समझती नहीं है। मतलब ये है कि हमारे देश में जो वर्चस्व की भावना है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं कि जिस पूरे क्षेत्र पर आप अपने वर्चस्व की वजह से अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं उसका रत्ती भर हिस्सा भी किसी दूसरे को मिल जाए। कि भाजपा को ये डर था कि अगर मंडल कमीशन लागू हो गया तो जिस हिंदू समाज को वो अपने पीछे लामबंद करना चाहते थे उसका एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए उन्होंने ये रथ यात्रा निकाली और धर्म का इस्तेमाल करके न नौमन तेल हुई हैं और न कबहू राधा नची हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। लड़ना है तो हर वक्त लड़ना पड़ेगा। इंतज़ार करने का मतलब है कि आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो ख़ास तौर से इस मुल्क के पिछड़ों और दलितों, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। जब हमने पासमानदा की लड़ाई शुरू की तो लोगों ने कहा आप मुसलमानों को बांट रहे हैं। अरे आप देख नहीं रहे कि कितना बड़ा हमला हमारे ऊपर हो रहा है, हमें इस हमले के ख़िलाफ़ लड़ना है। ये मुस्लिम औरतों के साथ भी हुआ। ये अभी मैंने देखा और इसके पहले भी अली अनवर भाई ने हम लोग को भेजा भी था। उन्होंने मोदी जी को एक ख़त लिखा था जब उन्होंने पासमानदा की बात की, और जो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं, इसकी वजह से पासमानदा समाज के कुछ लोग शायद भाजपा की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि जाने वाले हैं। ये जो 8% लोगों ने कहा मुसलमानों ने कि हमने भाजपा को वोट दिया, उनमें से 99% लोग झूठ बोल रहे थे, ये मेरा मानना है। लेकिन फिर भी समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्किस बानो का नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन बिल्किस बानो की ज़ात क्या है शायद आपको पता नहीं है। उनकी ज़ात घाची है। जो मुसलमानों में तेली हैं उनको गुजरात में घाची कहा जाता है। तो जो नरेंद्र मोदी की ज़ात है वही बिल्किस बानो की ज़ात है। वो मोदी हैं, वो घाची हैं, लेकिन हैं दोनों तेली। तो कितनी हमदर्दी है उनके दिल में पासमानदा मुसलमानों के लिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग ऐसे माहौल में पले और बढ़े जिसमें हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि जात और जाति उत्पीड़न अभी भी देश में ज़िंदा है, इसका बोलबाला है। क्योंकि हमारे घर में नहीं था, हमारे परिवार में नहीं था, ज़्यादातर जिनके बीच में हमारा उठना बैठना था उनमें भी नहीं था। तो हमने सोचा था ये ख़त्म हो गई होगी बात। तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में हमको बहुत कम इसके बारे में पता चला। लेकिन जो देश की संसद है वो मेरी असल विश्वविद्यालय बनी, जहाँ पर हिंदुस्तान के समाज की बनावट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहला झटका तो मुझे तब लगा जब मैं एमपी बनी थी कानपुर से। तो हमारे एक अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, और फिर ये हुआ कि उसके लड़के को उसकी जगह मिलेगी। लेकिन फिर इस पर प्रशासन ने एतराज़ किया और कहा कि वो तो वाल्मीकि समाज का नहीं था, वो तो हलाल खोर था। मतलब वो सफाई कर्मचारी मुसलमान था, इसलिए इसके लड़के को उसकी जगह नौकरी का कोई अधिकार नहीं है, उसको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए।
अब ये बड़ा पेचीदा मामला था, हमने तो कभी सुना भी नहीं था, समझा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। लेकिन फिर यूनियन के साथ बैठ करके रास्ता निकाला गया कि चूँकि वो है तो उसका लड़का और वो था तो उसका बाप और काम पे मरा, इसलिए बेटा होने के नाते उसको उसकी नौकरी मिल जानी चाहिए और वो नौकरी लड़ करके उसको दिला दी गई। लेकिन तब ये समझ में आया कि हाँ, ये जो ज़ात की बीमारी है ये तो छूत की बीमारी की तरह है, ये जाती नहीं है जल्दी, ये बहुत जल्दी फैलती है। और हमारे समाज के अंदर आदमी अपना धर्म तो बदल सकता है लेकिन अपनी ज़ात नहीं बदल सकता है। और बहुत से लोग जो सोचते हैं कि ज़ात छुपाई जा सकती है, तो ये एक ऐसी चीज़ है हमारे देश में जो छुपाए नहीं जाती, छुपाए नहीं छिपती है। आप जितना भी कोशिश करें छुपाने की, अगर आपने छुपाने की कोशिश की और अगले को संदेह हुआ तो वो ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा कि आखिर में वो चलते 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 आपकी ज़ात तक पहुंच ही जाएगा और आपके बारे में अपना फ़ैसला कर लेगा। तो ये तो उस आदमी के मरने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। और असली तो मुझे तालीम मिली जब मंडल आयोग की सिफारिश को वीपी सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर रखा। मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात का कि हमारी पार्टी सीपीआईएम कोई मंडल वाली पार्टी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने सोच समझ करके, पढ़ करके, अध्ययन करके, पूरी निष्ठा के साथ मंडल कमीशन की सिफारिशों के लिए हाथ उठा करके उनको लागू कराने की बात हम लोगों ने कही। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो बिल्कुल ही हमारी आंखों को खोलने वाली बात थी। एक तो हमने देखा भाजपा की उमा भारती को जो कूद फांद रही थी सदन के अंदर, और जब वीपी सिंह आए तो उनके गले लग गई। वीपी सिंह परेशान हो गए कि अब मैं करूं तो क्या करूं, और वो यही चिल्ला रही थी, नो क्रीमी लेयर, नो क्रीमी लेयर। मतलब वो आपे से बाहर हो गई खुशी से कि पिछड़ों को अब आरक्षण मिल जाएगा, उनका अधिकार मिल जाएगा। लेकिन उसी सदन में मैंने देखा, मेरे बगल में वो बैठते थे, हम लोग बीजेपी और हम दोनों ही वीपी सिंह का समर्थन कर रहे थे उस वक्त, तो बीजेपी वाले हमारे अगल बगल ही बैठते थे। तो हमने देखा, और मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रही हूँ, वाकई में मैंने बीजेपी के 2 सांसदों को रोते हुए देखा। वो दोनों ऊंची जात के थे, हिमाचल से थे, और दोनों रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप रो क्यों रहे, क्या हुआ? अरे कहने हमारा सब कुछ लुट गया। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आया कि इनका क्या लूटा। देखा, हमारी समझ में नहीं आ रहा आपका क्या लूटा। अरे अगर 4-6 पिछड़े डीएम एसपी बन जाते हैं तो आपको कौन सी आफत आ गई आपके लिए? अरे कहले आप समझती नहीं है। मतलब ये है कि हमारे देश में जो वर्चस्व की भावना है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप ये स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं कि जिस पूरे क्षेत्र पर आप अपने वर्चस्व की वजह से अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं उसका रत्ती भर हिस्सा भी किसी दूसरे को मिल जाए, ये आपको बर्दाश्त ही नहीं है। ये मैंने उस समय देखा। लेकिन यही नहीं देखा, देखिए कुछ कड़वी बातें भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो मंडल आयोग आया, यहाँ शायद जिनको मैं कड़वी बात सुनाना चाहती हूँ वो कम लोग होंगे जो गैर मुस्लिम ओबीसी हैं। तो वीपी सिंह ने जब लीबरहैंड कमीशन बनी थी बाबरी मस्जिद के तोड़े जाने पर और अडवाणी वगैरह का की क्या भूमिका थी उसको लेकर के लीबरहैंड आयोग बना, तो वीपी सिंह ने उसके सामने मतलब अपना बयान दिया। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो मंडल कमीशन की वजह से ही मेरी सरकार को गिराने का काम किया। और उन्होंने पूरी बात रखी कि भाजपा को ये डर था कि अगर मंडल कमीशन लागू हो गया तो जिस हिंदू समाज को वो अपने पीछे लामबंद करना चाहते थे उसका एक बड़ा हिस्सा अलग हो जाएगा, हट जाएगा। इसलिए उन्होंने ये रथ यात्रा निकाली और धर्म का इस्तेमाल करके जो
मंडल आयोग के लाभार्थी थे उनको भी अपने साथ उस मुहिम में शामिल कर दिया, जिस मुहिम ने आखिर में जाकर के मस्जिद को तोड़ने का काम किया। अब सुप्रीम कोर्ट की मदद से वहाँ मंदिर भी बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि ये बात आपको मालूम नहीं है, सब लोग जानते हैं कि मंडल आयोग के आने के बाद ही अडवाणी जी को अयोध्या की याद आई और उन्होंने रथ निकाला और वो जो पूरा आंदोलन चला उसका एक बहुत बड़ा नतीजा ये हुआ कि कई हिंदुस्तान के इलाकों में जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उसका बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ गया और जिन लोगों को मंडल आयोग से फ़ायदा मिल रहा था उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा उनके पीछे चला गया, उनके साथ जुड़ गया। और जो मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि ये जो सांप्रदायिकता होती है, ये जो फ़िरका परस्ती होती है, ये जो मज़हब और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग होते हैं, वो केवल अपने पीछे अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए अपनी जमात को नहीं इकट्ठा करते हैं, बल्कि वो दूसरी जमात के ख़िलाफ़ तो नफ़रत पैदा ही करते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है, ये तो हम लोग भुगत रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अक़लियती जमात है उसके नेताओं को भी वो पूरा का पूरा मौका देते हैं कि वो भी अपनी जमात को अपने पीछे लामबंद करे और उनकी जमात के अंदर जो नाबराबरी है, जो जुल्म है, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, जो ऊंची ज़ात यानी अशराफ और जो दलित मुसलमान है उनके बीच की जो खाई है, वो उसको भी मज़हब के नाम पर कि हमको एक होना है उनसे लड़ने के लिए, वो कहते हैं हमको एक होना है इनसे लड़ने के लिए, और दोनों अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने ही जमात के लोगों को न्याय से वंचित रख के अपने पीछे लामबंद करके अपनी नेतागिरी को जमा करके काम करते हैं। अब मेरा कहने का मतलब अली अनवर भाई तो समझ गए, बाकी लोग समझे कि नहीं मुझे नहीं मालूम कि आज क्या है। इन्होंने बताया कि जब हमने पासमानदा की लड़ाई शुरू की तो लोगों ने कहा आप मुसलमानों को बांट रहे हैं, अरे आप देख नहीं रहे कि कितना बड़ा हमला हमारे ऊपर हो रहा है, हमें इस हमले के ख़िलाफ़ लड़ना है। ये मुस्लिम औरतों के साथ भी हुआ। फैज़ान भाई मैं आपको बताऊं, जब शाहबानों वाला मसला उठा हमारे देश में तो मैं कानपुर में थी, कानपुर में मतलब सार्वजनिक रूप से एक कार्यकर्ता थी और मैंने खुल कर के ये कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाक़शुदा औरत के हक़ में फ़ैसला किया है तो फिर वो फ़ैसला मान्य होना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ हम लोग क्यों लोगों को उठा रहे हैं, भड़का रहे हैं। तो बहुत कुछ हमको सुनना पड़ा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक्त हमने हज़ारों मुसलमान औरतों की मीटिंगें की होंगी और उनमें निश्चित रूप से बाहर वो क्या कह पाती थी क्या नहीं कह पाती थी आप लोग भी समझ सकते हैं, लेकिन उनको दिल में एक खुशी थी कि हमको इंसाफ देने का काम किया गया है। हालांकि बाद में आप सब जानते हैं एक कम्युनिटी का प्रभाव होता है, जो लोग कहते हैं कि हम ही इस कौम के रहनुमा हैं, उनका एक दबाव होता है और फिर औरतों की ज़बान बंद कर दी जाती है। लेकिन भाइयों बहनों, सिर्फ औरतों की ज़बान नहीं बंद कर दी जाती है, जो उस जमात में कमज़ोर लोग हैं, जो उस जमात के गरीब लोग हैं, उनकी भी ज़बान बंद कर दी जाती है। उनको भी यही समझाया जाता है कि अभी बोलना कौम के ख़िलाफ़ है, जो बोलेगा वो कौम का गद्दार है, इसलिए अभी चुप रहो, जब सब ठीक हो जाएगा तब बोलना, तब हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो भैया न नौमन तेल हुई हैं और न कबहू राधा नची हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। लड़ना है तो हर वक्त लड़ना पड़ेगा
इंतज़ार करने का मतलब है कि आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है वो ख़ास तौर से इस मुल्क के पिछड़ों और दलितों, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, उन्होंने ये जो दलील को मान लिया कि अभी मत लड़ो, अभी तो उनसे लड़ने का मौका है, पहले उनसे लड़ ले, उसके बाद अपने अधिकारों के लिए लड़ना, इसके शिकार बन गए और जो हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, हम लोग केवल जात की राजनीति सियासत नहीं करते हैं। हम लोग जात के साथ वर्ग, यानी जो आर्थिक शोषण के शिकार लोग हैं और जो आर्थिक शोषण करते हैं, हम लोग दोनों को मिला करके सियासत करने की कोशिश करते हैं, समाज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी जाहिर तौर पर समझा है कि जिसको हम शोषित कहते हैं, जिसको हम सर्वहारा कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन है? उसका बहुत बड़ा हिस्सा दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा है। पूरा हिस्सा नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए अगर इस मुल्क में तब्दीली की लड़ाई लड़नी है, अगर इस मुल्क में न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, तो इस मुल्क के सामाजिक बनावट को भी समझना होगा। इस मुल्क में ये जो समाज के अंदर बंटवारा है और इस बंटवारे के चलते जो अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ आज भी हो रहा है, इसको समझना होगा। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है, देखिए बहुत सारी पार्टियां जात की राजनीति करती हैं, लेकिन वो सामाजिक न्याय की पक्षधर नहीं हैं, वो वोटों के लिए करती हैं। इसीलिए आप पता लगाइए कि किस पार्टी ने रंगनाथ कमीशन के सिफारिशों को लागू करने की मांग की है, उन सिफारिशों की तायीद की है। ये अलग बात है किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता ने की होगी, किसी सामाजिक न्याय को तथाकथित रूप से आगे बढ़ाने के दल के कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आम राजनीतिक दलों ने, मतलब जिस दल ने इस कमीशन को बनाया उसने भी सिफारिशों को लागू करने का काम नहीं किया। और आज जो पासमानदा का नाम ले रही है सरकार, उसने भी उनको लागू करने से इनकार कर दिया है। लेकिन मुझे गर्व इस बात का है, हमारी छोटी पार्टी हो सकती है, लेकिन हमने रंगनाथ कमीशन की सिफारिशों को सीपीआईएम ने लागू करने की तायीद की है, उसका स्वागत किया है। और अली अनवर भाई जानते हैं, बंगाल की हमारी वामपंथी सरकार की बहुत आलोचनाएं हुई, कुछ सही कुछ गलत, लेकिन उस सरकार ने शायद सबसे अच्छा, मतलब नियमावली कहिए या सबसे बढ़िया वो रूपरेखा बना करके पारित की, ताकि जो ओबीसी जमात है मुसलमानों में, उनको भी तालीम और नौकरी में जगह मिले। केरला में पहले से था, उसका कभी वहाँ कोई विरोध भी नहीं हुआ। बहुत कुछ करने को बाकी है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले आपका एक सपना है, वो सपना मैं समझती हूँ, आपने उसको कहा भी कि माइनॉरिटी होने में कोई हर्ज नहीं, वो सवाल नहीं है। जो कमज़ोर लोग हैं उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हम अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ें, हमारा साथ देने वाला कोई है ही नहीं। अभी हमने देखा, एक हमारा भतीजा है, उसका नाम है खालिद अनीस अंसारी, आप उसकी काम को ज़रूर पढ़िएगा। उसने इस आंदोलन के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ लिखा है। तो उसने एक कहा कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हज़ारों सेक्युलर लोगों ने, सेक्युलर पार्टीज़ ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने उसके बारे में लिखा, और वो ठीक था, लिखना और उसका विरोध करना सही था।